Hello friends, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग में यूनियन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यूनियन का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग में और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनियन के बारे में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनियन की डेफिनेशन। यूनियन क्या होता है? तो बेसिकली यूनियन इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यूनियन जो है बहुत सारे वेरिएबल्स का कलेक्शन है जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है, इस तरह से। To better understand the union, think of it as a chunk of memory that is used to store variable of different types. यूनियन को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक मेमोरी का चंक है, मेमोरी का एक ब्लॉक है that is used to store variable of different types, जो different types of variable को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज आपके पास एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, उसमें आप 2 बाइट्स इंटीजर के लिए यूज करते हैं, 1 बाइट आप कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं, 4 बाइट्स आप फ्लोट के लिए यूज करते हैं, 8 बाइट आप डबल के लिए यूज करते हैं। तो 8 + 4 + 2 दैट इज 14 + 1 15 बाइट्स ऑफ मेमोरी का चंक है जिसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर रहे हैं। व्हेन ए न्यू वैल्यू इज असाइन्ड टू द फील्ड, द एग्जिस्टिंग डेटा इज रिप्लेस्ड विद द न्यू डेटा। जब भी कोई न्यू वैल्यू असाइन की जाती है तो एग्जिस्टिंग डेटा जो है ओवरराइट हो जाता है और एग्जिस्टिंग डेटा इज रिप्लेस बाय द न्यू डेटा। तो ये हमारी यूनियन की प्रॉपर्टी हो गई। यूनियन जो है वो मेमोरी को सेव करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। मेमोरी सेव करने में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जनरली स्ट्रक्चर और यूनियन में कंपैरिजन किया जाता है। स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन है, यूनियन भी डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन है, बट यूनियन और स्ट्रक्चर में यूनियन जो है वो मेमोरी को सेव करता है, वो उसका एडवांटेज हो गया। तो अब आता है यूनियन को कैसे डिफाइन करें। तो टू डिफाइन ए यूनियन यू मस्ट यूज द यूनियन स्टेटमेंट इन द सेम वे एज यू डिड व्हाइल डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर। यूनियन डिफाइन करने के लिए आपको यूनियन स्टेटमेंट को यूज करना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, तो यूनियन को डिफाइन करने के लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? यूनियन कीवर्ड। तो जैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं वैसे ही हम यूनियन को डिफाइन करते हैं। The union statement defines a new data type with more than one member of your program. जो यूनियन स्टेटमेंट है वो एक नया डेटा टाइप डिफाइन करता है with more than one member for your program. यूनियन स्टेटमेंट डिफाइन ए न्यू डेटा टाइप with more than one member for your program. यूनियन क्या डिफाइन करता है? एक नया डेटा टाइप डिफाइन करता है जिसमें एक से ज्यादा मेंबर होते हैं आपके प्रोग्राम में। द फॉर्मेट ऑफ द यूनियन स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। फॉर्मेट किस तरह का होगा? लेट अस सी हाउ द फॉर्मेट इज देयर। तो सबसे पहले हमको यूनियन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, फिर यूनियन टैग मतलब यूनियन का नेम। यूनियन का नेम कोई भी नेम हो सकता है, बट हमको उसका वेरिएबल नेम यूज करना पड़ेगा। वेरिएबल नेम हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वेरिएबल नेम में हमको वेरिएबल रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। वेरिएबल रूल्स कौन से होते हैं? वेरिएबल रूल्स होते हैं हम लोगों को अल्फाबेट, नंबर या अंडरस्कोर यूज करना होगा। हम लोगों को नंबर से स्टार्ट नहीं करना है नेम, हमको अंडरस्कोर या अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना है, कोई कीवर्ड यूज नहीं करना है। तो इस तरह यूनियन टैग लिखा जाएगा। फिर हमको पैरेंथेसिस यूज करने हैं, नॉट पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं ब्लॉक लगाने के लिए यूनियन का। फिर पहले मेंबर की डेफिनेशन, दूसरे मेंबर की डेफिनेशन, तीसरे मेंबर की डेफिनेशन, और उसके बाद यूनियन ओवर होता है तो हमको उसके लिए वन और मोर यूनियन वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस तरह से हम एक यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी और आराम से हम यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं सिंपल वे में। यूनियन टैग, द यूनियन टैग इज ऑप्शनल। यूनियन टैग जो होता है वो ऑप्शनल होता है। ईच मेंबर डेफिनेशन इज नॉर्मल वेरिएबल डेफिनेशन सच एज इंटीजर आई, फ्लोट एफ और एनी अदर वैलिड वेरिएबल डेफिनेशन। At the end of the union definition, before the final semicolon, you can specify one or more union variable, but it is optional. It is again optional. And here is the way you should define a union type named data having 3 data member I, F and str.
तो देखते हैं हम यूनियन कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम यूनियन कीवर्ड को लिखेंगे, फिर हम डेटा मेंशन करेंगे, फिर इंटीजर ऑफ i, फ्लोट ऑफ f, कैरेक्टर str ऑफ 20. Okay, then we will write data. Data is the union variable, and integer I, integer float f, and character str 20. These are union members inside the union, and data is the name of the union. So इस तरह से हम एक यूनियन को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अब कैसे एक्सेस किया जाए, यूनियन के मेंबर्स को कैसे एक्सेस किया जाए? द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय ए यूनियन विल बी लार्ज इनफ टू होल्ड द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द यूनियन। जो यूनियन को जो मेमोरी मिलती है वो बेसिकली लार्जेस्ट मेंबर के इक्वल होती है। स्ट्रक्चर में जो मेमोरी होती है वो मेमोरी किसके इक्वल होती है? टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, सभी वेरिएबल्स के नंबर ऑफ बाइट्स को हम ऐड कर दें तो वो स्ट्रक्चर की मेमोरी होती है। यूनियन की जो मेमोरी होती है वो लार्जेस्ट मेंबर की साइज के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द अबव एग्जाम्पल, डेटा टाइप विल ऑक्यूपाई 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम स्पेस विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय ए कैरेक्टर स्ट्रिंग। अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा उसमें डेटा टाइप जो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसमें 20 बाइट्स कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई करते हैं, और ये 20 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं, ये 4 बाइट करते हैं, और ये 2 बाइट करता है। तो 20 बाइट लार्जेस्ट है तो 20 बाइट्स इसकी यूनियन की साइज हो जाती है। अगर सपोज करो ये स्ट्रक्चर होता तो 20 + 4 + 1 दैट इज 24, 25 इसकी साइज होती है। बट क्योंकि ये यूनियन है तो इसमें मैक्सिमम साइज इक्वल टू द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर होगी। ठीक है, तो डेटा टाइप विल ऑक्यूपाई 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम स्पेस विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय ए कैरेक्टर स्ट्रिंग। एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के द्वारा जो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई किया जा सकता है वो है। देन मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है? A variable of data type can store an integer, a float type or a string of characters. It means a single variable that is the same memory location. सभी का मेमोरी लोकेशन सेम होगा, उसमें कैरेक्टर भी स्टोर होगा, फ्लोट भी होगा और इंटीजर भी होगा। एंड इट कैन बी यूज टू स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा। मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। यू कैन यूज एनी बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इनसाइड ए यूनियन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी बिल्ट इन डेटा टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर स्ट्रिंग या फिर कोई भी आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन ये यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और सबकी मेमोरी जो है वो एक कॉमन एरिया में अलोकेट होगी। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिस्प्ले द टोटल मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय द यूनियन। तो हमने सबसे पहले #include stdio.h, #include string.h दो हेडर फाइल यूज की। यूनियन डेटा हमने यूनियन बनाया, इंटीजर आई, फ्लोट एफ, कैरेक्टर स्ट्रिंग। यूनियन को हमने ओवर कर दिया और इसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, इंटीजर मेन में हमने यूनियन डेटा तो यूनियन का हमने एक डेटा वेरिएबल बनाया, स्मॉल डेटा। देन मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय द डेटा इज साइज ऑफ, हमने यहाँ साइज ऑफ यूज किया। साइज ऑफ में मेमोरी हमको मिल जाएगी कितनी ऑक्यूपाई है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हमने मेमोरी फाइंड की। तो ये टोटल साइज बताता है यूनियन कितना ऑक्यूपाई करता है। इस एग्जाम्पल से हमको टोटल साइज मिलती है यूनियन की। अब मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से मेंबर को एक्सेस किया जाए। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ यूनियन वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, पीरियड ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का यूज करना होगा। द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज अ पीरियड बिटवीन द यूनियन वेरिएबल नेम एंड द यूनियन मेंबर दैट वी विश टू एक्सेस। यूनियन के वेरिएबल और यूनियन के मेंबर के बीच में डॉट ऑपरेटर यूज करना होगा, पीरियड मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज करना होगा, तभी हम उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वी विल यूज द कीवर्ड यूनियन टू डिफाइन वेरिएबल्स ऑफ यूनियन टाइप। हम लोग यूनियन कीवर्ड को यूज करेंगे टू डिफाइन द वेरिएबल्स ऑफ यूनियन टाइप। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू यूज यूनियन इन अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बताता है कि यूनियन को किस तरह से हमारे प्रोग्राम में यूज किया जाए। #include stdio.h, #include string.h, union data, integer I, float f, character string 20, integer main function, union data dot I equal to 10. So I is the member of union. So data dot I में 10 स्टोर कर दिया, मतलब हमने इंटीजर में 10 स्टोर कर। डेटा f is 220.5, str cby is data dot str comma c programming. Now we will print all the values. So what will be the output of this code? Now let us look into the same example once again where we will use
one variable at a time, which is the main purpose of having union. Now in this example we are writing the same definition of union in the main function. We are just changing the printf statement. After every assignment we are printing the value data dot I equal to 10, data I, data dot f equal to this, and data string copy data dot str C programming. So after every assignment we are printing the value, but in the previous example we are not printing the value after every assignment. So this is the change in the example. This will be better example to show the use of union. And in the previous example, because we are assigning all the values and the last value which is assigned will be printed, but in this case all the value will be printed because we are printing the values after every assignment. Now this is all about the theoretical part of the theoretical concept of the union. Now we will move to the practical aspect of the union. So let us do some practical on Turbo C compiler. We will move to the Turbo C compiler. We will start the Turbo C compiler and execute the union program. So now our Turbo C compiler has been started. We'll start with the new. Now this is my new file. We will save it. Save it by .c extension, because .c is the extension for C programs. .c. We will press OK. Then we will do some programs on union, some practicals on union. So hash include stdio.h, hash include conio.h, hash include string.h. तो हमने अपने प्रोग्राम में 3 हेडर फाइल को यूज किया है. पहली हेडर फाइल है stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच. स्टैंडर्ड इनपुट आउट में प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस होते हैं स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के लिए. दूसरी हमारी हेडर फाइल है conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, conio.h. तीसरी हमारी हेडर फाइल है string.h, जिसमें स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन रिलेटेड फंक्शन होते हैं. conio.h में कंसोल फंक्शंस होते हैं जैसे clr, scr, getch. अब हम हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे. void main. तो अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमको यूनियन की एक डेफिनेशन लिखनी होगी. तो हमने ले लिया यूनियन डेटा. ओके. देन हमने यूनियन के अंदर हमने लिया इंटीजर ऑफ i सेमीकोलन, फ्लोट f सेमीकोलन, कैर str20 semicolon. We will now this is my union definition. Union data we have declared and defined. Then inside the union data we have integer I, float f, and char str20. These are 3 members of union. Now inside the main function, first we will write union data capital D. Now D is the variable of union. So in the first program, first we have to find out the size of this D. So how to find the size of this D? We will write printf percentile D /n, the size of union is semicolon. We'll use size of capital D. That's it. Get ch. So this program will find the size of the union variable. So first we will compile this code. We will go to the compile tab. Then we will press Alt plus F9 or compile. So there is no error in this code. The program is executed successfully. So now we will run this code.
the size of union is 20. Now we can see the size is 20. It means that the size of the union variable is equal to the maximum size of largest member, the size of the largest member. Here there are three variables. One is integer I, second is float f, third is character str20. So character str20 is basically the maximum size. It means the size of the largest member. So here the size of union become 20 because it is equal to the size of the largest member. Now in this code we will access the individual member of the union. So first we will write d dot, using period operator we can do this, d dot I equal to 10. So this will print the printf slash the value of I equal to percentile d d dot I, close. So this is the value printed for the I. Then d dot f equal to 220.54 semicolon, printf the value of f equal to percentile d slash n d dot f, then str cpy string copy d dot str equal to C programming, printf percentile s slash n d dot str. Okay, that's it. So this is how we are printing the individual element of the union after assigning the individual element some values. So let us compile this code. We'll compile this code. So there is no error in this code. The program is successfully executed. Now we will run this code. Now once we run this code, we have the size of the union is 20, the value of I is 10, then the value of f is 0, and the value this C programming. So there is some error in this f value. Let us see what happened. Now this we have to make it percentile f. This should be percentile f. Now again we compile this code and then we will run this code. Now this program is perfectly alright. Where the size of union is 20, the value of I is 10, the value of f is 220.539993, and C programming. We can make it more better by just using CLR SCR. CLR SCR, so that the screen will be clear after every execution. Compile it, then we will run it. Now the program is far better, the output is far better formatted. So what we have right now, the size of union is 20, the value of I is 10, the value of f is 220.53, and C programming. So it is showing the size of the union also, it is showing the integer value of the variable, and it is showing the final value. So this is how the program is working. Now what we can do, we will write one more thing. We will do one more thing in this program. What we do, we will do one more thing. We have to do, if we remove this to printf statement, okay, we are doing, we are assigning the value of I.
we are assigning the value of f, and finally we are assigning the value of str, and we are printing the value of str only. So what would be the output? Let us see. Compile, okay, then run. So it is showing C programming, the final assign output. We will change this program one more. What we'll do, we are assigning all the three variables, but we are printing only %d d.i. Let us see what happened. We'll compile this code, we'll run this code. Now it is showing some abstract value. Why it is showing some abstract value? Because in the union the values are overwritten. Initially integer value is assigned. Both are, all the variables are sharing the same location. So initially the variable I is assigned, then f is assigned. So f overwritten the I value. Then str is assigned. Str overwritten the f value. So finally we have str. So we, in the last output we are able to see the output of str, but not able to see the output of I because it is overwritten. The value is no more there. So this is the difference between the three kind of statement. One more thing, we can write f also and compile it, run it. So see, this is the value. This is some abstract kind of value, some garbage value which is not actually existing on the memory because of value overwritten by this string. So the final entered value will be printed only, not the earlier values, because all the variables are sharing the memory space. So value should be overwritten. Now we will do one more experiment in the code. What we will do, we will write, we have one union definition. Now we can write one structure definition also. Struct for the same kind of data variable. Struct st, then we will write integer of I semicolon, float of f semicolon, care of str20. No problem in the using variables of same name because both are in the different blocks. The accessibility is different. So there is both I, f and str local to st, and here in the above examples also the I, f and str is local to data. Now what we will do, we will find the size of structure and union both in the code. The size of structure we will also find and see the difference. The size of structure is equal to %d. Why we are using %d? Because the size in bytes. Byte is an integer value. Size of, now what size we need to find? Size of capital S. How to find the capital S? After union declaration we will write struct st capital S semicolon. This is a structure variable. Now the first one is union variable, second one is a structure variable. Both union structure have contain the same kind of members, integer I, float f, character 20. Now see the difference between the size. We will write one more parenthesis here. See the difference between the size for the union and for the structure. The first one is union, second one is structure, both having the same kind of members. First we will compile this code. We have compiled the code, then we will run the code. So in the first case the size is 20, in second case the size is 26. Why it is so? Because the first case, in case of union, जो मैक्सिमम साइज है लार्जेस्ट मेंबर की वो साइज को ले रहा है 20, कैरेक्टर 20. But in case of structure the size is 26. Why it is 26? Because it is the summation of all the members plus some extra spaces.
So it is the sum of all the members, integers, floats, and characters, everything. So this is the reason it is the size of structure for the same kind of member, the size is more. The size of a structure variable is equal to number of bytes occupied by all the members, but the size of union is equal to number of bytes occupied by the largest member. So this is the difference. So this is all about our union concept in C programming. Hope this वीडियो लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू. इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रक्चर को और यूनियन को डिफाइन कर सकता है, यूनियन को यूज कर सकता है, यूनियन को डिक्लेयर कर सकता है, और यूनियन और स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट कर सकता है, यूनियन के कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लर्निंग. थैंक यू सो मच.